दोस्तों, जीरो टू वन के 5वें चैप्टर में पीटर थिल ने मोनोपोली बनाने के बारे में और लास्ट मूवर एडवांटेज के बारे में बात करी है। जी हाँ, फर्स्ट मूवर एडवांटेज नहीं, लास्ट मूवर एडवांटेज। पीटर थिल कहते हैं कि बिजनेस में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स मेजरमेंट मेनिया में फंस जाते हैं। मेजरमेंट मेनिया का मतलब है हर वक्त अपने वीकली एक्टिव यूजर देखना, मंथली रेवेन्यू टारगेट्स देखना और क्वार्टरली अर्निंग रिपोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना। अब ऐसा नहीं है कि इन पे ध्यान देना गलत है या ये ज़रूरी नहीं, इन मेट्रिक्स को ट्रैक करना ज़रूरी है, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर का फोकस सिर्फ इन मेट्रिक्स को अचीव करना नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मेट्रिक्स एक अच्छे बिजनेस की पहचान नहीं होती, बल्कि एक अच्छा बिजनेस वो होता है जो फ्यूचर में भी आपको पैसा बना के दे। अगर आप दो बिजनेसेस के डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकालें, डिस्काउंटेड कैश फ्लो का मतलब कि वो धंधा फ्यूचर में कितना पैसा बनाएगा और उसके हिसाब से आज उसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो अगर आप दो बिजनेसेस का डिस्काउंटेड कैश फ्लो देखें तो आप आराम से पता लगा सकते हैं कि कौन सा बिजनेस एक लो ग्रोथ बिजनेस है और कौन सा बिजनेस एक हाई ग्रोथ स्टार्टअप है। लो ग्रोथ बिजनेसेस जल्दी से कुछ पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन फिर आगे ग्रो नहीं कर पाते, जबकि हाई ग्रोथ स्टार्टअप्स जैसे कि टेक्नोलॉजी कंपनियां कुछ सालों तक पैसा गंवाती हैं, लेकिन 10-15 साल बाद जब वो पैसा कमाना चालू करती हैं तो इतना पैसा कमाती हैं कि सब देखते रह जाते हैं और उनकी ग्रोथ भी बहुत तेज होती है। इसे समझने के लिए आप ट्विटर और न्यूयॉर्क टाइम्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं। दोनों कंपनियों में हजारों लोग काम करते हैं और दोनों कंपनियां लोगों तक लेटेस्ट न्यूज़ पहुंचाती है, लेकिन 2013 में जब ट्विटर स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ था तो उसकी वैल्यूएशन $24 बिलियन थी, न्यूयॉर्क टाइम्स से 12 गुना ज़्यादा। और मज़े की बात यह है कि उस वक्त न्यूयॉर्क टाइम्स साल में $133 मिलियन कमाता था, जबकि ट्विटर अभी भी लॉस में था। तो क्या उस वक्त के इन्वेस्टर्स पागल थे? जी नहीं, इन्वेस्टर्स ट्विटर को इतनी वैल्यू इसीलिए देते थे क्योंकि उन्हें पता था कि आने वाला ज़माना डिजिटल है, जहां लोग न्यूज़पेपर कम पढ़ेंगे और ऑनलाइन न्यूज़ ज़्यादा देखना चाहेंगे, जिसकी वजह से आगे जाके ट्विटर खूब पैसा कमाएगा। तो खाली शॉर्ट टर्म ग्रोथ पे ध्यान देने की वजह से एंटरप्रेन्योर्स कई बार उन प्रॉब्लम्स को नज़रअंदाज कर देते हैं जो लॉन्ग टर्म में उनके बिजनेस को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसा ही कुछ जिंगा और ग्रुपोन के साथ हुआ था। जिंगा ने शुरुआत में फार्मविली जैसे गेम्स निकाल के खूब सारे कस्टमर्स तो बना लिए, लेकिन बाद में वो भी उसी प्रॉब्लम में फंस गए जिसमें हर फिल्म स्टूडियो फंस जाता है कि आप कब तक ही ऐसी फिल्में या गेम्स बना पाओगे जो ऑडियंस को पसंद आए। लगातार आप ऐसे कितने हिट्स दे सकते हो। ऐसे ही ग्रुपोन ने भी शुरुआत में बहुत तेजी से ग्रोथ करी थी क्योंकि बहुत सारे लोकल रिटेलर्स और दुकानदारों ने उनका प्रोडक्ट ट्राई किया था, लेकिन ग्रुपोन कभी भी उन बिजनेसेस को रिपीट कस्टमर्स नहीं बना पाया। तो अब सवाल आता है कि एक हाई ग्रोथ स्टार्टअप ढूंढा कैसे जाए, एक बिलियन डॉलर कंपनी के लक्षण क्या होते हैं। ये पता लगाने के लिए पीटर थिल ने 4 चीजें बताई हैं, जो कोई चेकलिस्ट तो नहीं है क्योंकि मोनोपोली बनाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन अगर ये 4 क्वालिटीज किसी बिजनेस में हैं तो वो एक बिलियन डॉलर कंपनी बन सकती है। पहली क्वालिटी है प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, जिसका मतलब है कि आपने एक ऐसा प्रोडक्ट बना दिया है जिसे कॉपी कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल गूगल ने अपने सर्च एल्गोरिदम्स इस तरीके से बनाए थे कि वो यूजर्स को सबसे एक्यूरेट रिजल्ट देते थे और उन्हीं एल्गोरिदम्स की वजह से गूगल सर्च का बादशाह बन गया। प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी बनाने का एक थंब रूल है कि आपकी टेक्नोलॉजी आपके कंपेटिटर से कम 10 गुना ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए, तभी आप अपने कस्टमर्स के दिल में जगह बना पाएंगे। अगर आपकी टेक्नोलॉजी आपके कंपेटिटर से थोड़ी बहुत ही अच्छी है तो आपको उसे बेचने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। दूसरी क्वालिटी है नेटवर्क इफेक्ट। अगर किसी प्रोडक्ट में नेटवर्क इफेक्ट होता है तो वो प्रोडक्ट और ज़्यादा वैल्यूएबल बन जाता है जितने ज़्यादा लोग उसे इस्तेमाल करते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है फेसबुक इतना बड़ा सोशल नेटवर्क इसीलिए बन पाया क्योंकि फेसबुक का बिजनेस मॉडल इसी नेटवर्क इफेक्ट पे काम करता है। जितने ज़्यादा लोग फेसबुक पे साइन अप करते हैं, फेसबुक उतना ही ज़्यादा वैल्यूएबल बनता जाता है, क्योंकि अगर आपके 5 में से 4 दोस्त फेसबुक पे हैं तो आप भी फेसबुक ही इस्तेमाल करेंगे, आप कोई और सोशल नेटवर्क नहीं ज्वाइन करेंगे। ऐसे नेटवर्क इफेक्ट रखने वाले बिजनेसेस की शुरुआत हमेशा एक छोटे मार्केट से ही होती है, क्योंकि वो मार्केट इतनी ज़्यादा छोटी होती है कि लोगों को वहाँ कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखती ही नहीं। फेसबुक ने भी यही किया था। फेसबुक शुरुआत में सिर्फ हार्वर्ड के बच्चों के लिए बनाया गया था, पूरी दुनिया के लिए नहीं। मार्क ज़करबर्ग सिर्फ इतना चाहते थे कि उनके सारे क्लासमेट्स फेसबुक पे साइन अप कर लें, लेकिन उन्हें बाद में समझ में आया कि ये कितना बड़ा बन सकता है। तीसरी क्वालिटी है इकोनॉमीज ऑफ स्केल।
एक मोनोपोली बिजनेस जितना बड़ा होता जाता है वो उतना ही ताकतवर बनता जाता है, क्योंकि अब वो एक साथ बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रहा होता है। सॉफ्टवेयर स्टार्टअप्स इसका बहुत अच्छी तरीके से फायदा उठाते हैं, क्योंकि उनके लिए अपने प्रोडक्ट की एक और कॉपी बनाने का खर्चा ऑलमोस्ट जीरो होता है, जबकि कई बिजनेसेस जितने ज्यादा बड़े होते जाते हैं उनके खर्चे भी उतने ज्यादा बढ़ते जाते हैं। ये चीज खासकर सर्विस बिजनेस के साथ होता है, जिसकी वजह से वो कभी एक मोनोपोली नहीं बन पाते। मान लीजिए आप एक नाई की दुकान खोलते हैं और आपका बिजनेस चल पड़ता है और आप दिन भर में 500 लोगों के बाल काटते हैं, शेव करते हैं और बाकी की सर्विसेज देते हैं। तो अब आपको अपना धंधा बढ़ाने के लिए और नई दुकानें खोलनी होंगी और बार्बर्स हायर करने होंगे। साथ ही साथ आपको अपने प्रॉफिट मार्जिन भी कम ही रखने होंगे, वरना कस्टमर्स आपके पास से भाग जाएंगे। तो ऐसे धंधे को आप कभी भी बहुत बड़ा नहीं बना पाएंगे, कभी एक मोनोपोली ब्रांड नहीं बना पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ सॉफ्टवेयर बिजनेसेस में सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की एक छोटी सी टीम मिलके एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना सकती है और करोड़ों कस्टमर्स को सर्व कर सकती है। चौथी क्वालिटी है ब्रांडिंग। एक स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग भी एक बिजनेस को मोनोपोली बनाती है, क्योंकि अच्छी ब्रांडिंग की वजह से लोग आपके प्रोडक्ट को पहचानने लगते हैं और आपके ब्रांड पे भरोसा करते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है एप्पल। एप्पल के प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में लोग पहचानते हैं और उन पे भरोसा करते हैं। सबको पता है कि अगर एप्पल कोई प्रोडक्ट बनाएगा तो उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और आप वो प्रोडक्ट दिखा के लोगों के सामने शो ऑफ भी कर पाएंगे। ये कमाल है एप्पल की ब्रांडिंग का, और इसी ब्रांडिंग की वजह से कोई भी आज तक एप्पल को नहीं हरा पाया। अब ये 4 क्वालिटीज एक बिजनेस को मोनोपोली तो बना सकती हैं, लेकिन इनका फायदा उठाने के लिए आपको अपना मार्केट बहुत ध्यान से चुनना होगा और सोच समझ के प्लानिंग के साथ एक्सपैंड करना होगा। शुरुआत में हर स्टार्टअप छोटा होता है, इसीलिए हर स्टार्टअप को एक छोटे मार्केट से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि एक छोटे मार्केट पे कब्जा करना ज़्यादा आसान होता है। अगर आपको लग रहा है कि आप जिस मार्केट को टारगेट कर रहे हैं वो एक बड़ी मार्केट हो सकती है, तो जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, वो बड़ी मार्केट ही है। शुरुआत में किसी भी स्टार्टअप के लिए एक परफेक्ट टारगेट मार्केट ऐसी होनी चाहिए जहां एक ही तरीके के बहुत सारे कस्टमर्स हों और जिन पे कोई कंपनी ध्यान न दे रही हो। कोई भी बड़ी मार्केट एक स्टार्टअप के लिए बहुत ही खराब चॉइस है, क्योंकि ऐसी मार्केट में पहले से ही बड़ी कंपनियों का राज होता है। अब मान लेते हैं आपने ऐसी कोई मार्केट ढूंढ के अपनी मोनोपोली बना ली। अब आपको धीरे धीरे उसी से मिलती जुलती मार्केट्स में एक्सपैंड करना है। ये चीज Amazon ने बहुत अच्छी तरीके से करी है। शुरुआत में Amazon सिर्फ किताबें बेचता था, क्योंकि ज्यादातर किताबें एक ही साइज की होती थी और उनको डिलीवर करना, शिप करना आसान होता था। फिर Amazon ने सीडीज, वीडियो गेम्स और सॉफ्टवेयर्स बेचने चालू करे और आज Amazon हर वो चीज ऑनलाइन बेचता है जो ऑनलाइन बेची जा सकती है। eBay ने भी ऐसा ही किया था। eBay ने सॉफ्ट टॉयज ट्रेड करने से शुरुआत करी थी और आज eBay पे खिलौने से लेके गाड़ियों तक सब कुछ ट्रेड होता है। सिलिकॉन वैली में लोग डिसरप्शन के पीछे पागल हैं, लेकिन आज के वक्त में डिसरप्शन एक सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी बज़वर्ड बन गया है। इसे लोग कूल समझने लगे और यही कूल बनने के चक्कर में लोग अपने स्टार्टअप्स को बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने स्टार्टअप्स को दूसरी कंपनियों की नज़र से देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि उनकी कहानी किसी फिल्म की तरह है, जहाँ ये बड़ी कंपनियां विलन हैं और वो हीरो हैं, जिसकी वजह से वो अपनी सारी एनर्जी और रिसोर्सेज उन कंपनियों को हराने में लगा रहे हैं। तो अगर आपको कुछ बड़ा बनाना है तो आपको डिसरप्टर बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ प्रॉब्लम पे ध्यान देना है और जितना हो सके कंपटीशन से दूर रहना है। इसके बाद अगला बड़ा मिथ है फर्स्ट मूवर एडवांटेज का। आपने भी कहीं ना कहीं इसके बारे में ज़रूर सुना हो कि अगर आप शुरुआत में ही किसी मार्केट में एंट्री कर लेते हैं तो आप एक अच्छा खासा मार्केट शेयर कैप्चर कर सकते हैं, जबकि बाकी लोग अभी शुरुआत ही कर रहे होंगे। अब ऐसा नहीं है कि ये गलत है, ये कहना बिल्कुल सही है अपनी जगह कि आप किसी भी मार्केट में जल्दी घुस के काफी सारा मार्केट शेयर कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले किसी मार्केट में घुसना एक स्ट्रैटेजी है। फर्स्ट मूवर होना एक स्ट्रैटेजी है, कोई गोल नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप बड़ा बिजनेस तभी बना पाओगे जब आप फर्स्ट मूवर होगे। उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि आप उस मार्केट में पैसा बना रहे हो। प्लस ऐसा फर्स्ट मूवर होने का भी कोई फायदा नहीं है जहां कल को कोई और कंपनी आके आपसे आपका मार्केट शेयर ही छीन ले जाए। फर्स्ट मूवर बनने की कोशिश करने से अच्छा है कि आप लास्ट मूवर बने और मार्केट की वो आखिरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दें जो कोई नहीं कर पा रहा, जिसके बाद आप सालों तक मोनोपोली प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। और ऐसा करने का यही तरीका है कि आप एक छोटे मार्केट को पहले डोमिनेट करें, फिर धीरे धीरे आगे एक्सपैंड करें। इस मामले में बिजनेस बिल्कुल चेस की तरह है और जैसा ग्रैंड मास्टर जोसे रॉल कैपाब्लांका ने कहा है, इस खेल में जीतने के लिए आपको पहले एंड गेम समझ लेना चाहिए।
तो दोस्तों इसी के साथ खत्म होता है 0 to 1 का 5वां चैप्टर। अगले चैप्टर का लिंक आपको कमेंट्स में मिल जाएगा, तो उसे ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।